हाँ भाई सीबीएसई बोर्ड वालों, क्या हाल चाल। तो आ गया हूं मैं फिर से। आपको पता ही है कि केमिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है और हमारे यूट्यूब चैनल पे एडुटेक पे है ना। तो ये मेरी थर्ड, ऐसा मानो कि ऐसे फिफ्थ वीडियो है, लेकिन चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहली वीडियो सॉल्यूशन की थी, दूसरी वीडियो सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। उसके बाद हमारे पास अगली वीडियो आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के वन शॉट। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। और ये मेरी थर्ड चैप्टर, मतलब ऐसा मान के चलो कि केमिकल काइनेटिक्स के जो है ये पूरा वन शॉट होगा बेटा। एक बार में आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने वाला हूं मैं, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने अभी तक केमिकल काइनेटिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो जो मैं आपको वन शॉट में अभी कराऊंगा, एक बार आके आप एक बार प्रॉपर नोट्स बना लेना, अच्छे से समझ लो, ध्यान लगाओ। आओ जरा रिवीजन शुरू करते हैं। आइए बेटा, हमारा सबसे पहले इस चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होना चाहिए, ध्यान से समझिए। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हम इस चैप्टर में ना क्या करने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो मैं क्या करता हूं कि इस वाले चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है, इस वाले चैप्टर का जो टारगेट है वो है कि ये रिएक्शन कितने स्पीड से हो रहा है। ये जो रिएक्शन है कितने स्पीड से हो रहा है, कितने स्पीड से हो रहा है ना। बस यही टारगेट है इस पूरे चैप्टर का। हम निकालना चाहते हैं टू फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। हम फाइंड करना चाहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भैया। कि या इस कोई भी, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, और अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट है वो कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है या फिर कितना स्लो बन रहा है, बस इसी को बताने के लिए ये पूरा चैप्टर है ना। दूसरा कि मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स। अब मैकेनिज्म के बारे में क्या है बेटा, हम सभी को लगता है कि अगर मैं रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट बन गया, ऐसा नहीं है। आओ जरा मैं आपको एक रिएक्शन कैसे होता है जरा समझाता हूं। मान लो कि मैं किसी भी कंटेनर में, देखो आप रिएक्शन कराते हो, भले आप कॉपी पे लिखते हो बेटा, भले आप रिएक्शन को कॉपी पे लिखते हो, आप लिख देते हो कि बहुत सारे रिएक्टेंट, बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं, लेकिन रिएक्शन को हमेशा एक्चुअल में किसी कंटेनर में कराया जाता है, किसी वेसल में कराया जाता है ना, तो किसी बर्तन में कराया जाता है। तो अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट्स रख दिए, मैंने बहुत सारे रिएक्टेंट्स रख दिए बेटा, है ना, बहुत सारे मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट्स रख दिए। अब रिएक्टेंट सीधा प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। शुरू में आप रिएक्टेंट लोगे, रॉ मटेरियल, शुरू में रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा आपको। क्या रॉ मटेरियल के टाइम पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। हाँ, तो होता क्या है कि मान ले बहुत सारे रिएक्टेंट अगर आपने ले लिया तो थोड़े टाइम बाद आप ये देखोगे कि ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट जब आपस में कोलिजन करेंगे, आपस में कोलिजन करेंगे, तो कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। इस बात को तो पहले आप ध्यान रखो, कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है ना। तो भैया जब हम कोई रिएक्टेंट को किसी कंटेनर में रखते हैं, जब बहुत सारे रिएक्टेंट एक कंटेनर में आता है, तो पहले ध्यान रखना कि पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। भैया ये पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना कैसे होता है? तो ये रिएक्टेंट्स आपस में, इस चैप्टर का जो पार्ट है वो बोलते हैं कि कोलिजन करता है। जब रिएक्टेंट्स आपस में कोलिजन करते हैं तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। कोलिजन थ्योरी और ज्यादा डिटेल में इस बात को कहती है कि भाई सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कोलिजन वही होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। एग्जांपल ये कि मान लो एक लड़का है, उसने एक एग्जाम के लिए टारगेट करा, है ना। तो पहले साल में उसका एग्जाम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, दूसरे साल में उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरे साल में उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, लेकिन चौथे साल में उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। तो क्या हुआ? क्या वो पहले साल में मेहनत नहीं कर रहा था? पहले साल में मेहनत कर रहा था, लेकिन उस एग्जाम के लिए वो प्रॉपर तैयार नहीं हुआ, इसीलिए एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा। भाई दूसरे साल में भी उसने थोड़ी और मेहनत करी होगी, लेकिन उस एग्जाम के लिए उतनी एनर्जी, उतना जितना एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी चाहिए एग्जाम के लिए, उतना उसने मेहनत नहीं करी होगी। तीसरे साल में भी ऐसा ही रहा होगा। चौथे साल में उसने तुरंत इतना एनर्जी लगाई, इतनी एनर्जी लगाई, इतना टारगेट को एकदम फोकस करके, और एक बार में आपको फोर्थ ईयर है, जो चौथे साल में जो उसने तैयारी शुरू करी थी, तैयारी जब शुरू करी तो उसने एक बार में ही एग्जाम निकाल लिया। फोर्थ मतलब फोर्थ ईयर की बात कर रहा हूं। तो यहां पर होता क्या है कि अगर कोई रिएक्टेंट मान लीजिए दूसरे रिएक्टेंट से कोलिजन करता है, तो जरूरी नहीं है कि इसी कोलिजन में प्रोडक्ट बन जाएगा। और यह भी हो सकता है कि ये रिएक्टेंट अगर इससे अगर कोलिजन करे तो यह भी हो सकता है कि एक बार में भी प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कैसे पता करेंगे भैया एक बार में ही प्रोडक्ट बन जाएगा, और कैसे पता करेंगे भैया एक बार में प्रोडक्ट नहीं बनेगा? तो उसके लिए कोलिजन थ्योरी कहता है दो बातें ध्यान रख लो। पहली बात कह रहा है भैया कि जो रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करेंगे उसका ओरिएंटेशन, भैया परफेक्ट होना चाहिए। ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। जब वो टकराए तो उनका जो ओरिएंटेशन है ना, जैसे ऐसे टकरा सकता है, ऐसा टकरा सकता है, ऐसे टकरा सकता है, ऐसे टकरा सकता है, तो जो कोलिजन है ना उसका ओरिएंटेशन, कोलिजन करने का ओरिएंटेशन परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा, उसके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए।
थ्रेशोल्ड एनर्जी होना चाहिए, या फिर ऐसा कहते हैं एक मिनिमम फिक्स एनर्जी होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो भैया, अगर ये रिएक्टेंट के पास ये दोनों चीजें हैं तो दोनों चीजें हैं तो एक बार में ही प्रोडक्ट बन जाएगा, एक बार में ही प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर दोनों चीजों में से एक भी चीज नहीं है तो एक बार में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, फिर रिएक्टेंट को दूसरा कोलिजन करना पड़ेगा, तीसरा कोलिजन करना पड़ेगा, चौथा कोलिजन करना पड़ेगा। तो मैंने आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, नाम है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी कहता है कि भैया अगर कोई रिएक्टेंट अगर कोलिजन करता है तो कोलिजन करने के लिए बहुत सारे कोलिजन में से वो कोलिजन जिसमें वो परफेक्ट कोलिजन किया परफेक्टली, और वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ कोलिजन किया, तो उसमें ना उसका प्रोडक्ट बन जाता है। और अगर इन दोनों में से कोई चीज कमी रह गई तो प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। समझ गए, समझ गए। तो ध्यान रखना, जो एक कोलिजन में ही प्रोडक्ट बन जाए, अगर कोई रिएक्टेंट एक कोलिजन में ही प्रोडक्ट बना ले, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एलिमेंट्री प्रोसेस। क्या नाम है इसका? एलिमेंट्री प्रोसेस, एक स्टेप वाला प्रोसेस। और अगर बहुत सारे कोलिजन, अगर इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे कोलिजन करने पड़े तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोला जाता है या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोर देन वन स्टेप में अगर प्रोडक्ट बना है तो कॉम्प्लेक्स, और एक ही स्टेप में अगर प्रोडक्ट बना है तो एलिमेंट्री। तो मुझे लगता है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब होता है एक स्टेप वाला रिएक्शन, और एक स्टेप में अगर प्रोडक्ट बन जाए तो उसके लिए दो कंडीशन जरूरी है। और दूसरा कि भैया अगर कोई रिएक्टेंट बहुत सारे कोलिजन करके अगर प्रोडक्ट बनाता है अलग अलग स्टेप में जाकर, अगर फाइनली फोर्थ स्टेप में उसने प्रोडक्ट बनाया, तो बेटा उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो यही है मैकेनिज्म के बारे में, है ना। तो देखो मैंने एक छोटे से पॉइंट को कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया। ये है मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन अकर्स। तो ये भी एक्सप्लेन कर दिया आपके सामने, और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी बता दिया कि मुझे इस पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है कि प्रोडक्ट कितना जल्दी जल्दी बनेगा, या प्रोडक्ट भैया कोई रिएक्टेंट जो है वो कितनी जल्दी जल्दी कम होगा। भैया रिएक्टेंट अगर जितनी जल्दी जल्दी कम हो रहा है, प्रोडक्ट उतनी जल्दी जल्दी बनेगा, और इसी को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं बेटा। अगर ये टाइम के साथ अगर आपने देख लिया तो, है ना, अगर आपने ये देख लिया कि प्रोडक्ट टाइम के साथ कितना जल्दी जल्दी बन रहा है और रिएक्टेंट टाइम के साथ कितना जल्दी जल्दी कम हो रहा है, अगर आपने ये देख लिया तो आप इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और यही है बेटा स्पीड ऑफ रिएक्शन। समझ आ गया? तो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है। आइए जरा इस चैप्टर में एंट्री मारते हैं बेटा, ठीक है। घबराओ नहीं, सब चीज मैं आपको, देखो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं बेसिक से समझा पाऊं, पूरी कोशिश करता हूं, है ना। अब वन शॉट है, कम टाइम में ज्यादा पढ़ना भी है, तो थोड़ा सा स्पीड, बहुत सारी चीजें जो रहती है कि जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा ऑफलाइन क्लासेज में जहां पे आप पढ़ रहे थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो ऑफलाइन में मैंने कंटेंट दिया है वही कंटेंट मैं यहाँ पर आपको ज्यादातर कोशिश करूं कि मैं यहाँ पर कवर कर पाऊं। आओ बेटा, कह रहा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, मैंने आपको क्या बोला, रेट ऑफ रिएक्शन आसान भाषा में समझो कि रेट ऑफ रिएक्शन की प्रोडक्ट टाइम के साथ कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है, और रिएक्टेंट जो है टाइम के साथ साथ कितना जल्दी जल्दी कम हो रहा है बेटा, ठीक है। तो यहां देखना, मेरे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट ने बनाया प्रोडक्ट, ठीक है बेटा। तो मैं कह रहा हूं टाइम के साथ रिएक्टेंट कितनी जल्दी जल्दी कम हो रहा है और टाइम के साथ प्रोडक्ट कितनी जल्दी जल्दी बन रहा है, इसी को रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। यहां पर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का लिखा है फॉर्मूला, माइनस का, ऐसा लिखो पहला, माइनस का डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में डेल्टा टी बराबर प्लस का डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डेल्टा टी, है ना। इस ये जो दोनों देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से रेट निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अगर आप रिएक्टेंट से भी रेट निकाल सकते हो, प्रोडक्ट से भी रेट निकाल सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जाता है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता जाता है। टाइम के साथ प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बेटा कम होता जाता है। और ये जो बात मैंने यहां लिखी है, देखो अगर कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो इसीलिए यहां पर माइनस लगाया गया, ये चीज इंक्रीज हो रही है यहां पर प्लस लगाया गया, जिससे कि हमारा जो रेट है बेटा वो कभी निगेटिव ना आए। यही रेट ऑफ रिएक्शन का पहला फॉर्मूला है बेटा, पहला फॉर्मूला है। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अरे भाई साहब, टाइम के साथ रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, अरे भाई साहब टाइम के साथ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज हुआ, बस इसी को निकाल दो, उसी को रेट कहते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद करता हूं आपको रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया। स्पीड कैसे निकालेंगे, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है बेटा। निगेटिव साइन का क्या मतलब है, तो मैंने कहा कि भैया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जाता है, इसीलिए
चीजें निगेटिव ना रहे, रेट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। ये वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, तो ये निगेटिव और ये निगेटिव ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव बनाएंगे रेट को। कभी आपने अपनी लाइफ में सुना है किसी स्पीड के रिएक्शन माइनस का 50 मीटर पर सेकंड है? नहीं सुना होगा। माइनस का 50 मीटर का मतलब ऐसा मोल पर लीटर पर सेकंड, ऐसा निगेटिव में नहीं सुना है ना। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने अलग से यहां निगेटिव लगाया। तो याद रखना है कि भैया जब जब रिएक्टेंट का रेट लिखोगे भैया निगेटिव साइन पक्का लगा देना, ध्यान रखना, ठीक है कि? तो भैया मुझे लगता है कि ये जो डिस्कशन है रेट ऑफ रिएक्शन का आपको बहुत बेसिक से मैंने आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। आओ यहां पे समझते हैं। इंस्टेंट मतलब क्या कि भाई एट द मोमेंट, एट द मोमेंट, कि उस मोमेंट पर रेट क्या था, उस मोमेंट पर रेट क्या था, इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, समझे कि नहीं समझे? कि एट द मोमेंट, टू द पॉइंट। अरे भाई 5th सेकंड में क्या रेट ऑफ रिएक्शन था यार? और एक दूसरा तरीका है, ओ 5 सेकंड में कितना रेट ऑफ रिएक्शन था बताओ? तो 5 सेकंड में कितना रेट ऑफ रिएक्शन था उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, उसको बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और मैं बोलूं 5th सेकंड में कितना रेट ऑफ रिएक्शन था उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो समझ आएगा नहीं आया? है ना? तो यहां पर वही बात लिखी हुई है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम एंड मेजर्ड एज अ वेरी स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन चेंज ओवर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मैं आपको सब समझाता हूं, यहां देखना भैया। अगर मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर कोई रिएक्शन है तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले लिखता हूं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अभी लिख के बताया था, माइनस का डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बराबर प्लस का डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा ऑफ टी। एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक, यहां टी होना चाहिए, है ना बेटा? ये हमारे पास रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज अपॉन में टाइम और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, ठीक है जी, चेंज उनका। अब यहीं पर अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो बेटा, तो इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, एट द मोमेंट देखते हैं। टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो गया, है ना? तो टाइम इंटरवल अगर छोटा हो गया, कॉन्सेंट्रेशन भी तो छोटा हो जाएगा। तो हम बस इसी इक्वेशन को, बस ये डेल्टा है उसको डी लिखेंगे, माइनस का डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर अपॉन में डी टी बराबर प्लस का डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डी टी। तो मुझे लगता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब इंटरवल, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब छोटा सा टाइम। इंटरवल नहीं है, बहुत छोटा सा टाइम है। तो छोटे से टाइम में कितना चेंज हुआ तो वो निकालोगे तो इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा। और एक बड़े इंटरवल में अगर चाहोगे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना तो भैया याद रखना एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। उम्मीद करता हूं ये दोनों के दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे, है ना बेटा? ठीक है, तो आइए, तो ध्यान रखना, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं बेटा, सुनना, यहीं पर बता देता हूं ये क्या है। तो रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के ग्राफ में, ग्राफ में स्लोप निकालोगे, स्लोप निकालोगे तो ये स्लोप ही तो है, तो निगेटिव स्लोप आएगा। और निगेटिव स्लोप किस में आएगा, जब आप रिएक्टेंट के ग्राफ में स्लोप निकालोगे तो स्लोप निगेटिव आएगा, और उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट के ग्राफ में, प्रोडक्ट के ग्राफ में बेटा, प्रोडक्ट के ग्राफ में अगर आप बेटा स्लोप निकालोगे तो पॉजिटिव स्लोप आएगा, और यही स्लोप की वैल्यू क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि भैया आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। मैंने लिखा है देखो, निगेटिव स्लोप फॉर रिएक्टेंट, निगेटिव स्लोप फॉर प्रोडक्ट, है ना? तो डी एक्स अपॉन डी टी ये एक स्लोप होता है। डिफरेंशिएशन जहां भी आपने पढ़ा होगा वहां पर मैथमेटिक्स में बेसिक में सिखाते हैं, है ना? आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक सुपरस्टार पॉइंट है और इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए जरा मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई अगर मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, है ना? और मुझे अगर रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इस टाइम पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो स्मॉल एबीसीडी हो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, है ना? तो कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जहां रिएक्टेंट आएगा निगेटिव साइन, प्रोडक्ट आएगा पॉजिटिव साइन, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखो लिखा रेट ऑफ रिएक्शन माइनस का 1 अपॉन ए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस का 1 अपॉन सी, देखो प्रोडक्ट आ गया, डी सी अपॉन डी टी प्लस का 1 अपॉन डी 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 अपॉन डी टी।
है ना भाई। तो ध्यान रखना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर माइनस का 1/a d/dt, यहाँ पर ये d मतलब डेल्टा है, ये d मतलब डेल्टा है, ये d मतलब डेल्टा है, d मतलब डेल्टा है। यहीं पर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो स्मॉल डी आ गया, देखो। तो रिएक्टेंट में निगेटिव आया है देख लो, और प्रोडक्ट में देख लो पॉजिटिव आया है। तो अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को से डिवाइड कर देते हो, भाई सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्यों डिवाइड किया गया, क्योंकि भैया सबके सब एक मोल के लिए बन जाए, ये रिएक्शन एक मोल के लिए बन जाए, और एक मोल के लिए जब सब बन गए तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन चाहे किसी से भी निकालो, रिएक्टेंट से निकालो या प्रोडक्ट से निकालो, आंसर सेम आएगा। इसीलिए आपको ये फॉर्मूला बेटा याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो याद कर लोगे कि अगर कोई रैंडम हमारे पास अगर रिएक्शन दिया जाए तो रिएक्टेंट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जब डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव साइन के लगाएंगे, और प्रोडक्ट के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जब डिवाइड करेंगे तो भैया पॉजिटिव साइन लगाएंगे। आपको पता चल गया होगा कि भैया रिएक्टेंट को में हम नेगेटिव क्यों लगाते हैं और प्रोडक्ट में हम पॉजिटिव क्यों लगाते हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है ना। ठीक है ना। अरे आसान तरीके से सब समझेंगे यार, इतना तुम ना यार, बात ये है ना, प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि तुमने कोई भी चीज को समझने की कोशिश नहीं करी। अगर तुम शुरू में भी समझते ना, जहां पे भी तुम पढ़े या फिर अभी भी पढ़ रहे हो, तो तुम ट्राई करो कि नहीं यार इतनी आसान चीजें मैं बता रही है, मुझे पूरा कंसंट्रेशन लगाना है और दिमाग से दिमाग एकदम कंसंट्रेट करके आपको ध्यान से सुनकर और क्या करना है, नोट्स बनाने हैं छोटे छोटे, है ना। अब देखिए यहाँ अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे क्या क्या फैक्टर हैं जिसके इंक्रीज या डिक्रीज करने से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होती है। सबसे पहला फैक्टर है मेरा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा, पहला मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी आयनिक रिएक्टेंट हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट। जैसे Na प्लस प्लस Cl माइनस बहुत फास्ट रिएक्शन हो जाएगा, बहुत जल्दी NaCl बन जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर मैं कोई कोवेलेंट कंपाउंड का रिएक्शन बनाऊं, मान ले CH4 प्लस O2, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा बेटा। तो मैंने यहां पर यही बात लिखी है, बस एक लाइन, आयनिक सब्सटेंस रिएक्ट मोर इजीली देन कोवेलेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो इस बात को याद कर लेना। एग्जांपल दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। मान लो एक हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना। शुरू में मेरा जो रिएक्टेंट था मान लेते हैं 100 था, और प्रोडक्ट तो उस टाइम पे है नहीं, प्रोडक्ट तो बाद में आएगा। तो जैसे जैसे हमारा जो, मैं यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यार बेटा, इसको आप तुम एक बार फील कर लो, है ना, एक बार फील कर लो। बस मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं आपको कितने आसान भाषा में चीजों को समझा पाऊं, ध्यान से समझना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शुरू में रिएक्टेंट 100 था, बाद में प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ होगा। तो 100 से गया होगा मान ले 70, 70 से 60, 60 से 50, 50 से मान लो 30, और यहां से कॉन्सेंट्रेशन, ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का धीरे धीरे इंक्रीज हुआ होगा। ठीक है, तो आपको पता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता हुआ जाता है, जैसे जैसे रिएक्शन आगे भाई कंटिन्यू होती जा रही होती है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा होता है। तो होता क्या है, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड भी कम होगी। जैसे जैसे, अब एक बात बताओ, मैं मेरे एक पॉइंट को सुनो, जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है वैसे वैसे रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो होता जाता है, वो धीरे धीरे कम होता है उसकी स्पीड। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस पर ध्यान लगाना कि शुरू में रिएक्टेंट 100 था तो रिएक्शन की स्पीड बहुत तेज थी। अब रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्शन हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, तो मेरा रिएक्शन की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। शुरू में बहुत तेज था और धीरे 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 कम होती जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रिएक्टेंट के अमाउंट पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा रिएक्शन की स्पीड भी होगी। जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड भी कम होती जाएगी। यहीं से एक पॉइंट निकल के आया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया।
टेम्परेचर। बेटा एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि शुरू में आपको समझा दिया कि रिएक्शन हो कैसे रहा है। किसी भी कंटेनर के अंदर जब आप रिएक्टेंट को रखते हो तो क्या होता है, सारे रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करते हैं। अगर मैं वहां पे टेम्परेचर बढ़ा दूं, मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कनेक्शन एकदम एकदम आपको फील करना पड़ेगा, नहीं तो याद करो, पॉइंट्स हैं याद करो, और नहीं तो फील करो जो समझा रहा हूं। तो मैं कह रहा हूं जब भी तुमने रिएक्टेंट को कंटेनर में रखा तो रिएक्टेंट क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोलिजन करना शुरू करेंगे। लेकिन जब भी अगर मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मतलब टेम्परेचर को यहां पर बढ़ाना शुरू किया तो क्या होगा बेटा, सारे रिएक्टेंट स्पीड से कोलिजन करने लगेंगे। और जहां स्पीड से कोलिजन करेंगे क्या प्रोडक्ट जल्दी जल्दी नहीं बनना हो जा, क्या जल्दी जल्दी नहीं बनने लगेगा, है ना बेटा। तो मैं यही कह रहा हूं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और अगर रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो भैया कोलिजन्स बहुत फास्ट होंगे और भैया प्रोडक्ट जल्दी जल्दी बनेगा। बस यहीं से आपने पॉइंट मैंने लिख दिया बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बारे में यहां डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूं एक रिएक्टेंट इतना बड़ा था, ये पूरा रिएक्टेंट है, एक इतने बड़े बड़े रिएक्टेंट है, ये मेरा पूरा रिएक्टेंट है, ठीक है बेटा। अब मैंने इस रिएक्टेंट को छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यहां भी मैंने इस रिएक्टेंट को भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपके पास ये कंफ्यूजन है, मैं पूछूं कि बताओ ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट दोनों सेम ही अमाउंट है, यहां भी जो जितना अमाउंट यहां है उतना अमाउंट यहां है, मैं कहूं इसके केस में सरफेस एरिया ज्यादा है कि इसके केस में सरफेस एरिया ज्यादा है, तो याद रखना सरफेस एरिया पाउडर फॉर्म में ज्यादा होता है, पाउडर फॉर्म में सरफेस एरिया ज्यादा होता है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो अगर किसी भी रिएक्टेंट का अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हो तो बेटा कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, और कोलिजन के बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो याद रखना टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत स्पीड बढ़ गई थी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, इसलिए कोलिजन्स बढ़ गए थे। और यहां पर जब भी आप किसी रिएक्टेंट को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप रिएक्शन कराओगे, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके रिएक्शन कराओगे बेटा, तो उसका जो है भैया रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड जो है बेटा फास्ट हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं, कोलिजन अच्छे से होता है और इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। अरे यार क्लियर हो गया क्या, बोलो यार बेटा। तो यहां लिखा है सरफेस एरिया को बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता चला जाता है किसी भी रिएक्शन की। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं 4 एमसीक्यू आपके कंप्लीट कर दिए मैंने। अब आते हैं रेट लॉ। रेट लॉ बेटा मेरे स्टाइल में रेट लॉ सीखो। ध्यान रखना रेट लॉ क्या है। तो मैं कह रहा हूं ये हमारे पास एक रिएक्टेंट यहां से है प्रोडक्ट, तो मैं कह रहा हूं रेट लॉ में जो रेट है उसका और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का एक रिलेशन दिया गया कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डिक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन कम होता चला जाता है, या रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा करने से रिएक्शन की रेट फास्ट होती है, तो लिंक कैसे है, ये रिलेशन कैसे रिलेशन लिखोगे आप, किस तरीके से इंक्रीमेंट होती है, कैसे डिक्रीमेंट होती है, ये बात कैसे आई। तो बोला गया कि अगर आप कोई भी रिएक्शन के लिए रेट लिखना चाहते हैं तो आप पहले तो ये बताओ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके पावर में एक नंबर होता है, मान लेता हूं अल्फा, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से मैं कह रहा हूं कि रेट, इस साइन को हटाऊंगा तो इक्वल टू कोई कांस्टेंट आएगा और ये हो गया आर की पावर में अल्फा, आर की पावर में अल्फा। बेटा मैं आपको ये एक बात बताना चाहूंगा कि यहां पर इस बात का ध्यान रखना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है ये 1, ये यहां पर आप नहीं लिखेंगे, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं होता रेट लॉ में। रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड इक्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल, ये लैब में देखा गया है। लैब में आप हमेशा याद रखें कि लैब में एक्सपेरिमेंटल कोई भी जो रेट लॉ आप लिखते हैं वो एक एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है ना, जो कि अगर आप
फाइनल वे में अगर आप किसी रिएक्शन का, मान लो मैं कह रहा हूं A प्लस बी का अगर प्रोडक्ट, मुझे मेरे पास एक रिएक्शन है और इसका रेट लॉ अगर मैं लिखूं, तो इसका रेट लॉ लिखने के लिए रेट बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर में X, B की पावर में Y, ये X और Y हमें निकालने पड़ेंगे, फाइंड करने पड़ेंगे। तो मैं आपको कोई भी रिएक्शन, मान ले AA प्लस BB, यहां से C प्लस D, हमें कोई रिएक्शन दिया गया और अगर मुझे रेट लॉ लिखना है तो हम और आप दोनों मिलकर अगर कोई रेट लॉ लिखेंगे तो वो रेट लॉ इस तरीके का रेट लॉ होना चाहिए। आप इसको याद कर लो, रेट बराबर K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर में अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर में बीटा, जहां पर अल्फा और बीटा हमें फाइंड करने पड़ेंगे। वो हमें दिया रहेगा एक्सपेरिमेंटल डेटा से, एक्सपेरिमेंटल डेटा देंगे, वो एक टेबल देंगे और जब टेबल देंगे तो हम अल्फा बीटा फाइंड करेंगे और एक बार अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे अल्फा प्लस बीटा और यही हमारा n आएगा। इसी n को हम कहते हैं बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कभी भी रिएक्शन को देखकर, कभी भी किसी भी रिएक्शन को देखकर आप डायरेक्ट रेट लॉ न लिखें। कभी भी किसी भी रिएक्शन को देखकर डायरेक्ट रेट लॉ नहीं लिखें कि पता चले यहां पर तुमने A की पावर में स्मॉल a डाल दिया और B की पावर में स्मॉल b डाल दिया। मैं बताता हूं कहां डाल सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई भी रैंडम, अगर तुम्हारे पास केमिकल रिएक्शंस दिया जाए, कोई भी अगर रैंडम केमिकल रिएक्शन दिया जाए तो तुम अगर रेट लॉ लिखोगे तो ये तुम्हारा वाला रेट लॉ है, ये तुम ऐसा रेट लॉ लिखोगे। सामने वाला अगर कुछ दे तो हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। कुछ पॉइंट है रेट लॉ को लेकर, कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। जो मैंने खुद ऑब्जर्व किया है और ये पॉइंट्स जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। देखो क्या, पहला, रिएक्शन को देखकर रेट लॉ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अगर रेट लॉ लिखना है तो ये वाला रेट लॉ लिखेंगे रिएक्शन को देखकर, रेट बराबर के जो भी रिएक्टेंट होगा, जैसे मान लो A रिएक्टेंट है तो उसके पावर में लिखना अल्फा, B उसके पावर में लिखना बीटा, या फिर X और Y भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों अननोन नंबर हैं, ये आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। दूसरा, सेकेंड नंबर, अगर क्वेश्चन में रेट लॉ, रेट का एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन हो तो वो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होगा, एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने ऑलरेडी रेट बराबर लिखा है K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर में 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर में 3, तो हम इस रेट लॉ से डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं 2 + 3 डायरेक्ट बराबर 5। लेकिन यहां पर अल्फा बीटा मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में। अगर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में अगर रेट लॉ लिख के ऐसा दे दिया तो हम सीधा क्या करेंगे, मान के चलेंगे हाँ भाई एक्सपेरिमेंटल होगा, क्वेश्चन पेपर में होना चाहिए, हम नहीं अपना एज्यूम करेंगे। थर्ड नंबर बेटा सुनना ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप में हुए हैं, आज मैंने समझाया आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए जो रेट है, रेट या रेट लॉ जो लिखेंगे वो अल्फा बीटा वाला लिखा जाएगा, ये वाला। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है, कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है तो आप उसमें डायरेक्ट रिएक्शन को देखकर रेट लॉ लिख सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूं, ध्यान से सुनो। मान लो लिखा है 2A + B गिव्स C, क्वेश्चन है, यहां लिखा इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, या फिर इंफॉर्मेशन दिया कि बहुत सारे स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। तो रेट लॉ या रेट बराबर रेट लॉ लिख रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर में अल्फा लिखना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B की पावर में बीटा लिखना पड़ेगा, और क्लू ढूंढना पड़ेगा कि अल्फा बीटा जो है वो कैसे फाइंड किया जाए। डायरेक्ट नहीं लिख सकते बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर।
और अगर क्वेश्चन में अगर आया 2a प्लस 3b गिव्स c और यहीं पर बगल में लिखा रहता एलिमेंट्री रिएक्शन, यहां लिखा रहता एलिमेंट्री रिएक्शन, लिख के देंगे, ध्यान रखना लिख के देंगे। अगर कुछ नहीं लिख के दिया है तो आपको कॉम्प्लेक्स मानना है, और अगर एलिमेंट्री लिख के दिया है तब तो समझो भगवान तुम्हारी भगवान ने सुन ली, तुम प्रे जो किए थे भगवान ने दिल से सुना तुम्हारा। और देखो कि भैया यहाँ पर जो रेट लिखेंगे वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लिखेंगे के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ये वाला नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का ये वाला नंबर 3, n बराबर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 + 3 बराबर में 5 आ जाएगा, इसी को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो यार मुझे लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, उनको रेट लॉ को सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा दिया गया, बस रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, क्वेश्चन सॉल्व किया, निकल गए। अरे बेटा अगर एमसीक्यू आएंगे और अच्छे अगर आएंगे एलिमेंट्री लिख के आएंगे तो कैसे करोगे बेटा भाई, ये बताओ कैसे करोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ रेट लॉ के बारे में मैंने काफ़ी जानकारी आपको दी, सब नोट कर लेना, समझ लेना। आओ यहाँ आगे देखता हूँ मैं कि मैंने क्या लिखा है। तो ये मैंने डिफाइन, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, डिफाइन के रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये रेट कांस्टेंट को डिफाइन करना। तुम कैसे करते हैं, अगर रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को 1 यूनिट पुट कर दिया जाए तो उस टाइम पर जो रेट होगा उसी को हम रेट कांस्टेंट कहेंगे। तो ये मैंने अपने नोट्स में लिखा रखा है, आप एक बार होमवर्क करने का ट्राई करना, डिफाइन रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। चलो अगला टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभी बताया आपको ऑर्डर क्या होते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट लॉ के अंदर, रेट लॉ के अंदर जो रिएक्टेंट के पावर में होगा, जो रिएक्टेंट के पावर है उसको जोड़ दो, सम कर दो, जो सम आएगा उसी को आप ऑर्डर कहेंगे बेटा। ठीक है, जैसे यहां लिखा है सम ऑफ पावर्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, 1, 2, 3 इवन इन फ्रैक्शन। अगर मैं मेरे पास अगर ये रेट लॉ है तो मेरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ बेटा, इन दोनों के पावर को जोड़ा अल्फा प्लस बीटा। भैया ऑर्डर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी हो सकता है बेटा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बस इस बात का ध्यान रखना। तो ऑर्डर निकालने के लिए 2 तरीके हैं, एक तो टेबल दिया जाएगा, एक्सपेरिमेंट आपसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा, एक्सपेरिमेंट करके डेटा दिया जाएगा, आपको बस पुट करके इक्वेशन बनाने हैं, वो मैं आपको क्वेश्चन वाले सीरीज में कराऊंगा। और अगर एलिमेंट्री लिख के दिया है तो बहुत ही आसान है, वो मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। कह रहा है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बेटा याद रखना जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग होता है। हमारे पास 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तक हम यूनिट को याद करेंगे या फिर पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे देता हूं जो आप किसी भी ऑर्डर का आप क्या कर सकते हो भैया, के का यूनिट निकाल सकते हो किसी भी ऑर्डर का। तो उसके लिए फॉर्मूला है यूनिट बराबर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ के आप याद करोगे मोल पर लीटर की पावर में 1 - n सेकेंड इनवर्स। आप प्रेशर के टर्म में इसको याद करोगे एटीएम की पावर में 1 - n सेकेंड इनवर्स। मान लो मेरे को 0 ऑर्डर रिएक्शन के केस में मुझे यूनिट निकालना है के का, यूनिट ऑफ के। तो मैं यहां पर निकाल सकता हूं मोल पर लीटर की पावर में 1 - 0 सेकेंड इनवर्स। तो क्या आएगा आंसर, आंसर आएगा मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, इस तरीके से। तो ये हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिस मशीन में अगर मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पुट करूं तो मुझे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट मिलेगा। और इस मशीन में अगर सारे रिएक्शन मान लो मुझे जितने भी इस रिएक्शन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट है, जितने भी प्रोडक्ट हैं, अगर वो गैसियस फॉर्म में हो तो आपको इस तरीके से यूनिट लिखना है। समझ आ गया बेटा? तो ये हमारे पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट रहा। आगे है एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मैंने आपको समझा दिया है कि भैया एक ऐसा रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, इन सिंगल स्टेप। अगर सिंगल स्टेप में रिएक्शन हो जाए तो ऐसे रिएक्शन को एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसा रिएक्शन बेटा, मान लो ए से डी जो है ये बहुत सारे स्टेप में हुआ, ए ने पहले बी बनाया, बी ने फिर सी बनाया, सी ने फिर डी बनाया, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड स्टेप है। और जब ये सारे रिएक्शन आपस में मिले, बी बी कैंसिल, सी सी कैंसिल, आंसर क्या है ए से डी,
तो अगर ओवरऑल रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में होंगे तो ऐसे रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहा जाएगा। वही बात कि या तो एक बार में एग्जाम निकाल लो या तो दो चार साल लगते हैं। तो जब 2-4 साल में एग्जाम निकले तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और एक बार में निकल जाए तो एलिमेंट्री रिएक्शन, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, है ना। मॉलिक्यूलरिटी पूरा एक्सप्लेन करूंगा, मॉलिक्यूलरिटी, है ना, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। बस तुमसे हमेशा मैं कहता रहता हूँ, मैं बच्चों को ऑफलाइन में भी क्लास में कहता रहता हूँ कि बेटा किताब में जो सिलेबस है वो तो तुमको ठीक है एक नॉलेज को इम्प्रूव करने में, अपने हमारे सराउंडिंग में जो चीज़ें जो फिनोमेना चल रही है उसको सीखने को, उसको समझने में हमारी हेल्प हो जाती है। हम अपने नॉलेज को, अपने जो भी हमारा दिमाग है जिसमें मैच्योरिटी आती है, उस मैच्योरिटी को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम सिलेबस, बुक वाला सिलेबस पढ़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि यार खाली बुक के सिलेबस पर फोकस मत रहो, अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी किया करो जिससे कि तुमको लगे कि हाँ यार मैं कुछ अपनी लाइफ में, एक होता है ना कि मान ले मैं पढ़ाई करने के लिए बैठा, पढ़ाई करने के लिए एक इनर मोटिवेशन चाहिए। वो इनर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? उससे आएगा जो काम तुमको सबसे ज्यादा पसंद है, अगर रोज तुम उस काम को करते हो, है ना। तो स्टूडेंट लाइफ में भी ऐसा है कि भाई पढ़ाई करेंगे, अभी ऐसा नहीं कि बहुत यार किताबी कीड़ा बने रहेंगे। किताबी कीड़ा के बाद मान लो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट पढ़ने में बन गए, बहुत बढ़िया आपको नॉलेज है, बोलना नहीं आ रहा, प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, प्रॉब्लम है। आज मेरा ये मानना है कि इंट्रोवर्ट होना, देखो इंट्रोवर्ट एक नेचर है, बहुत लोग इंट्रोवर्ट होते हैं और उसका एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज भी है। लेकिन मैंने जो देखा है आज दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ गई, इंट्रोवर्ट लोग जो हैं वो ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, समझा नहीं पाते कि उन, तो अगर मान लो सामने वाले को तुम समझा ही नहीं पाओगे, सामने वाले को तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो सामने वाला कैसे तुमको, कोई भी अगर मान लो किसी कंपनी में इंटरव्यू में जा रहे हैं, बोलना नहीं आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि आप आगे इतना आगे बढ़ पाएंगे? तो आपको ये सीखना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी में डालना पड़ेगा, है ना। तो बस इसी तरीके से बस पढ़ते रहो, तरीके से पढ़ो, दिमाग लगाओ, और सिर्फ किताबी कीड़ा बन के मत रहो। आओ मॉलिक्यूलिटी के बारे में बात करते हैं। मैं मॉलिक्यूलिटी आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो ये रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। जब सारे रिएक्टेंट, इस रिएक्टेंट ने इससे इससे कोलिजन किया और कोलिजन किया तो प्रोडक्ट नहीं बना, फिर ये रिएक्टेंट गया इसके पास, यहां पर कोलिजन किया और यहां पर प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर कोई रिएक्टेंट बहुत सारे कोलिजन में, नंबर ऑफ कोलिजन्स करने के बाद अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो इस टाइम पर मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं है। मतलब ये एग्जांपल जो हम दे रहे थे, अगर कोई बच्चा 4 साल में एग्जाम क्लियर किया तो उस कॉन्सेप्ट में मॉलिक्यूलरिटी दूर दूर तक नहीं है। तो कैसे है भैया, क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी? मान लो ये रिएक्टेंट है, इसने दूसरे रिएक्टेंट से कोलिजन किया, एक बार में कोलिजन किया और प्रोडक्ट बना लिया, तो कितने रिएक्टेंट ने एक बार में कोलिजन करके, मैं लिख देता हूं हिंदी में, कितने रिएक्टेंट एक बार में कोलिजन करके प्रोडक्ट बनाया, उसी नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। याद रखना, अगर 2 रिएक्टेंट एक ही बार में कोलिजन करके प्रोडक्ट बना दिया तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 होगी। अगर 3 रिएक्टेंट एक बार में एक जगह ही अगर कोलिजन करके प्रोडक्ट बना दिया तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 3 होगी। आओ ना एक्सप्लेन करते हैं। और ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, इस पॉइंट पर ये चला, ये चला, एक ही जगह, एक ही टाइम पर, एक ही स्टेप में जब वो टकराए तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट बना लिया। तो बताओ कितने रिएक्टेंट आपस में एक ही स्टेप में टकराकर प्रोडक्ट बनाए? तो बोलेंगे 3, तो मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू कितनी होगी? 3। अगर ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट है, दोनों एक जगह पर आकर टकराए और ये दोनों ने प्रोडक्ट बना लिया, तो एक ही स्टेप में एक ही टाइम पर अगर रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं उसी को हम मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यहां पर मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 2 होगी। तो इसका मतलब मैं यहां पर एक पॉइंट डिफाइन कर देता हूं
molecularity is only defined for elementary reaction, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी नहीं है बेटा। आपको आसान भाषा में समझा दिया, नहीं है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी। और जरा डिस्कस करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जिंदगी में तुमने दो कार को एक जगह पर टकराते हुए देखा होगा, प्रैक्टिकली ही एग्जांपल ले लेते हैं, देखा होगा, तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कितनी हुई? 2। रिएक्टेंट या कार, गाड़ी, जो भी है, आप, ये पहला एग्जांपल है मेरा। दूसरा एग्जांपल, आपने अपनी लाइफ में 3 कार को एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर, एक ही टाइम पर टकराते हुए बहुत रेयर देखा होगा बेटा। जब भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ होते हैं तो पहले 2 गाड़ियां टकराती हैं, पीछे से और गाड़ियां आती है। ऐसा नहीं कि 3 कार एक जगह आई और एक ही जगह, एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह आके तीनों कार एक जगह, एक ही टाइम पर, एक ही मोमेंट पर आकर टकरा गई। देखा भी होगा तो रेयर होगा। तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू जो 3 है वो बहुत रेयर होता है। एक बात बताओ, क्या मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पॉसिबल है क्या? नॉट पॉसिबल। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या एक टाइम पर तुमने अपनी जिंदगी में इतने बड़े हो गए, तुमने देखा कि एक ही टाइम पर, एक ही जगह पर, एक ही पॉइंट पर 4 की 4 गाड़ियां आकर टकरा गई? नहीं होती। पहले 2 गाड़ी टकराती है, फिर उसे पीछे से 2 गाड़ियां और गाड़ियां आती है, तब टकराती है। तो मैं वही कह रहा हूं, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं है। 3 भी पॉसिबल नहीं है, रेयर है। तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी या तो 1 हो सकता है या तो 2, हमारे चैप्टर के हिसाब से। एक बात बताओ बेटा, मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू कभी 0 पॉसिबल है क्या? नहीं। क्यों? अरे भैया, जब 2 रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे नहीं, प्रोडक्ट का हिसाब ही नहीं है, तो टकराएंगे क्यों? अब जब टकराए ही नहीं तो भैया मॉलिक्युलरिटी कैसे डिफाइन होगा? तो इसका मतलब मॉलिक्युलरिटी 0 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 3 पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 और 2 पॉसिबल है। तो ये मेरा पूरा डिस्कशन हुआ मॉलिक्युलरिटी को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मॉलिक्युलरिटी जो है अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। डेफिनेशन के साथ साथ मैंने बहुत सारे एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किए बेटा, है ना। तो मॉलिक्युलरिटी आपको डिस्कस मेरे को जितना लगा कि मैं आसान भाषा में समझाना है, मैंने समझा दिया। मेरे पास टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैं आपको इसमें इतना समझाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। मान लो एक रिएक्शन है ए से डी। पहला स्टेप, इसने ए से बी बनाया। दूसरा स्टेप, इसने बी से सी बनाया। तीसरा स्टेप, इसने सी से डी बनाया। तो ये जो ओवरऑल रिएक्शन है ये 3 स्टेप में हुआ है बेटा। तो एक बात बताओ, इस स्टेप में इसका जो रेट है मान के चलते 5 है, इसका जो रेट है मान के चलते हैं 10 है, इसका जो रेट है बेटा मान के चलते हैं 2 है। ऐसा तो है नहीं सारे एक ही स्टेप से रिएक्शन हो रहे होंगे, अलग अलग स्टेप में अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि भाई अगर कोई रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में हुआ है तो इस रिएक्शन का जो रेट लिखा जाएगा वो स्लोएस्ट स्टेप वाले से लिखा जाएगा, जो स्लोएस्ट स्टेप वाला है। इसका मतलब इसका रेट किससे लिखेंगे हम? सिर्फ थर्ड वाले से इसका रेट हम अगर मान लो मुझे रेट लॉ लिखना है तो कैसे लिखेंगे? के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी की पावर में 1। तो बस इस पूरे टॉपिक में इतना ही समझना था कि स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर हो गया बेटा? तो बस यही लिखा हुआ है, अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस प्रपोज्ड टू अकाउंट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उसके अंदर ये डिस्कशन मैंने आपके साथ कर दिया। हमारे पास बेटा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने बच्चों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 8 पॉइंट सिखाए हैं। मैं ट्राई करता हूं कि यहां पर आपको भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 8 पॉइंट अगर आपको याद हो जाएंगे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जितने भी सवाल एमसीक्यू में आए, असर्शन रीजन में आए, केस स्टडी आए, सब आप कर लोगे। आओ जरा मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले हमारे पास एक रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो पढ़ना है वो इस रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, 2 रिएक्टेंट वाला नहीं पढ़ना, वो बीएससी में पढ़ना आपको जब आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आओ जरा ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट जीरो ऑर्डर रिएक्शन का बोला गया कि अगर इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट लिखना है तो आप लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन जो रिएक्टेंट है उसके पावर में 0। अरे भाई 0 तभी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भैया, रिएक्टेंट के पावर में जो होता है वही ऑर्डर होता है। इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, रेट बराबर में रेट कांस्टेंट।
तो आज के बाद एमसीक्यू में कोई पूछे कि ऐसा कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है जिसमें रेट और रेट कांस्टेंट दोनों बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस बात का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल आएगा, यूनिट ऑफ रेट बराबर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के, किस ऑर्डर में होता है, तो बोलेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सब नोट करते चलें आप, सारे पॉइंट आप नोट करते चले बेटा, सारे पॉइंट। थर्ड नंबर तो यहां पर देखना, यूनिट ऑफ के क्या होगा बेटा, तो ये होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, फॉर्मूला हमारे पास है, मोल पर लीटर की पावर में 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, बस एन की वैल्यू जीरो डाल लो, आंसर आ जाएगा। तो ये भी 1 मार्क्स का सवाल आता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास पॉइंट नंबर 4 में हम लिखेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जिससे आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे न्यूमेरिकल करोगे। उसका फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस का के टी। अगर आपको टी निकालना है तो आप ऐसे याद कर लो, ए नॉट माइनस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में के। ये इस फॉर्मूले से आप सारे न्यूमेरिकल करेंगे बेटा। अब ये ए क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट क्या है, तो याद रखना इसी को हम कहते हैं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है इसको कहते हैं रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन, की टी टाइम के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बच गया। अगर 10 से शुरू हुआ तो टाइम 30 मिनट जाने के बाद कितना कॉन्सेंट्रेशन बचा हुआ है, उसी को हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कहते हैं। और भैया के आपको पता है, इसको कहते हैं रेट कांस्टेंट, और टी को कहते हैं टाइम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए, आगे ध्यान रखना आप। आ जाओ, कितने नंबर, 4 नंबर पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। 5 नंबर पॉइंट, टी हाफ। बेटा टी हाफ क्या होता है, टी हाफ वो टाइम है जिस पर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपना 50% कंज्यूम कर लेता है। ठीक है बेटा। तो टी हाफ का फॉर्मूला जीरो ऑर्डर के केस में ये है ए नॉट अपॉन में 2k, ए नॉट अपॉन में 2k। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला आप याद करेंगे। 6 नंबर में पूछा जाता है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट, है ना। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कौन सा ऑर्डर है जिसमें हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो आप याद करेंगे टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। किसमें होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। ठीक है बेटा। 7 नंबर, मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ग्राफ, सबसे पहला बेटा ग्राफ बनाऊंगा, आओ जरा 7 नंबर में। सबसे पहले मैं जो ग्राफ बनाऊंगा वो मैं ग्राफ बनाने वाला हूं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में। कैसे ग्राफ बनाएंगे, तो अभी फॉर्मूला याद किया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस में के टी। तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर माइनस में के इंटू में टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। मैंने कुछ नहीं किया, इसको यहां लिखा, इसको यहां लिखा, और कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, समझते चलना। देखो मैंने y एक्सिस पर किसको रखा है, इसको, तो ये हो गया y। x एक्सिस मैंने t को रखा है, तो x mx प्लस c। निगेटिव स्लोप के साथ मुझे स्ट्रेट लाइन बनाना है, तो मैं बना दूंगा। तो यहां से हमारा ग्राफ जो शुरू हुआ, क्योंकि अगर मान लो तुम t की वैल्यू यहाँ 0 पुट करो, तो t की वैल्यू इसमें 0 पुट करो तो a नॉट आएगा आंसर। तो मतलब मेरा ग्राफ जो है a नॉट से डिक्रीज होता हुआ आएगा। और इस लाइन का स्लोप कितना होगा बेटा, तो बोलेंगे माइनस का k। आ जाओ 8 नंबर में जो बेटा ग्राफ है, जो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, वो जो ग्राफ है वो यहां पे है टी हाफ और यहां पे है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फॉर्मूला है टी हाफ बराबर ए नॉट अपॉन में 2k, तो y बराबर mx। तो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बेटा यहां पर जो स्लोप होगा वो होगा 1/2k। 8 पॉइंट आपको बोले थे याद करने के लिए।
मैंने 8 पॉइंट आपके सामने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रख दिए हैं, आप याद कर लो भैया। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से अगर सवाल आएंगे तो इसी 8 पॉइंट से आएंगे, इस बात का आप ध्यान रखना, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है। चलो, तो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के सारे एक्सप्लेन, जो भी जितने भी करने थे मैंने एक्सप्लेन आपके सामने कर दिए। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं कह रहा हूं इस चैप्टर का बैकबोन है, बैकबोन इस चैप्टर का बैकबोन है बेटा। देखते हैं कितने पॉइंट बना पाता हूं मैं आपके सामने, कितने पॉइंट मैं यहां पर बना सकता हूं, मैं बनाता हूं आपके सामने, देखता हूं, है ना बेटा। चलिए, कह रहा है हमारे पास ए से एक प्रोडक्ट है। पहला पॉइंट बनाने जा रहा हूं कि अगर मैं रेट लिखूं तो आर बराबर होगा के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर में 1। सेकेंड पॉइंट बनाऊंगा तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के याद कर लेना, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। थर्ड नंबर बेटा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बेटा ध्यान से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं एक बार ध्यान से समझना प्लीज यार। जितने भी न्यूमेरिकल करोगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसमें है टी बराबर 2.303 अपॉन में के मल्टीप्लाई लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आपको पता है ए है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा जितने भी न्यूमेरिकल करेंगे आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, यही इसी से न्यूमेरिकल करेंगे आप। अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना इसलिए। तो 4 नंबर ये मेरे पास है टी बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। इसको जरा चेंज करके देखता हूं तो हो जाएगा के टी अपॉन में 2.303 बराबर ये लिखेंगे लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस लॉग 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। मैंने फॉर्मूला लगाया लॉग एम अपॉन लॉग एन, लॉग 10 m अपॉन n जो होता है लॉग m माइनस लॉग n होता है। तो मैंने एक बार इसको लिया बीच में माइनस, एक बार नीचे वाले को लिया, ये हमारे पास जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो आप इस वाले फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे। 5 नंबर टी हाफ आपको बता दिया मैंने 50% कंज्यूम, इनिशियल कंसंट्रेशन जब 50% कंज्यूम हो जाए तो उसको टी हाफ कहते हैं बेटा। टी हाफ का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन में के। तो यहां पर हमने देखा 6 नंबर में कि जो टी हाफ है वो फर्स्ट ऑर्डर में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है बेटा, ठीक है। तो टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 6 नंबर हो गया, ठीक है जी। आइए 7 नंबर, एक फॉर्मूला आप ये याद कर लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट इंटू में ई की पावर माइनस के टी। ये एक्सपोनेंशियल रेट लॉ कहते हैं इसको। मैंने ऑफलाइन में तो सब एक्सप्लेन किया है, सब डिराइव किया है, सब जाके बनाया है। आप ये डायरेक्ट याद करो, क्यों फॉर्मूला तो नहीं आएगा यहां से, सवाल तो नहीं आएंगे, न्यूमेरिकल तो नहीं आएंगे, ग्राफ समझाना है इसलिए, ठीक है बेटा। आइए 8 नंबर में मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं। ग्राफ, आओ जरा ग्राफ बना दो। पहला ग्राफ बेटा जो मैं बनाने जा रहा हूं, पहला जो ग्राफ है वो है log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पर जो है ये है टाइम। तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला पढ़ाया था, ध्यान से सुनना। फॉर्मूला क्या है देखो यहां पर, टी बराबर 2.303 अपॉन में के log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ये हमारे पास है। तो यहां पर देखना बेटा कि अगर मुझे y एक्सिस पे रखना है तो लिखेंगे log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बराबर, इस k को इधर लिख रहा हूं तो k मल्टीप्लाई टी अपॉन में 2.303 ये हमारे पास आ जाएगा। तो क्या ये y बराबर mx का ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा आपको? x पर मैंने टाइम लिया है, y पर मैंने ये लिया है, इसका मतलब ये ग्राफ होगा। और स्लोप की वैल्यू क्या होगी बेटा? स्लोप की वैल्यू क्या होगी? तो स्लोप की वैल्यू है k अपॉन 2.303। स्लोप की वैल्यू क्या होगी? 2.303। अगर log 10 है तो k अपॉन 2.303 log 10 में आप
log 10 में क्या करोगे, स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303 करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा जी, अगर इसी ग्राफ को बेटा, इसी ग्राफ को अगर मुझे ln में बनाना हो, ये कौन सा पॉइंट था, मैं सब एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, जितना समझ में आएगा आप कर लेना। इसी ग्राफ को 9 नंबर में अगर मैं इसी ग्राफ को ऐसा बनाऊं, log बेस ई में ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहां लिखू टाइम, तो अभी ग्राफ का नेचर तो यही होगा, लेकिन स्लोप की वैल्यू बेटा होगी स्लोप बराबर में k। 2.303 अब नहीं आएगा डिवाइड में, तो देखना, चेक करना न्यूमेरिकल में क्या ये बेस कौन सा है, 10 बेस है तो k की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू k अपॉन 2.303, अगर e बेस है तो स्लोप की वैल्यू सीधा होगा k। 10 नंबर बेटा, अब की बार जो हमारा ग्राफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ये है log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और यहां पर है टाइम। याद करो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा था log, एक मिनट, मैंने फॉर्मूला लिखा था बेटा, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा था यहां पे के टी अपॉन 2.303 बराबर log 10, यहां पर हमारे पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस में log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ये कहां लिखा था, यहां लिखा था, देखो यहां पे ये रहा ये फॉर्मूला। बस इस फॉर्मूले से मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं, तो ग्राफ को देखना यार बेटा, मैंने y एक्सिस पर क्या रखा है, log 10a, तो ये हमारे पास y एक्सिस ये रहा y, तो मैं इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके आपको देता हूं, तो ये हो गया log, देखना यहां पे, ये हो गया log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a बराबर, इसको इस साइड लेके जाता हूं, माइनस का के टी अपॉन में 2.303 प्लस में log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट। बोलो बेटा जरा, y बराबर एम एक्स प्लस सी, हो गया कि नहीं। तो हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से जाएगा, स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप, और ग्राफ शुरू कहां से होगा बेटा, तो लिखेंगे log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट से, और बेटा स्लोप क्या होगा, तो बोलेंगे माइनस का k अपॉन 2.303। तो इतना आपको बस एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जिससे कि आप ग्राफ याद करो। आप तो मैं कह रहा हूं सीधा आप ग्राफ याद करो कि भाई किसमें किसके बीच में ग्राफ है और स्लोप क्या है, किसके किसमें बीच में ग्राफ है और स्लोप क्या है, स्लोप से ही क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको 10 पॉइंट में सिखाया, ये 10 पॉइंट आप ध्यान रखना पक्का है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको 8 पॉइंट में सिखाया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको 10 पॉइंट में सिखाया, ये 18 पॉइंट आप याद कर लो। अगर मैंने आपको बोला अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एमसीक्यू भी आएंगे, अगर न्यूमेरिकल आएगा ना तो इसी 10 पॉइंट के अंदर से आएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो लास्ट टॉपिक में आते हैं हम। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने गैसेस फेज में, देखो गैसेस फेज में क्या करना है, तुमको सिर्फ एक ही याद करना है कि मान लो ए गैस, यहां पे लिखा है मैंने बी गैस और प्लस में सी गैस। अगर हमारा रिएक्शन इस तरीके का है जिसमें रिएक्टेंट एक हो, प्रोडक्ट दो हो, और हर जगह स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एक एक हो, तो आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद कर लेना, k बराबर 2.303 अपॉन में t, यहां पर लिखेंगे log 10, यहां पे लिखेंगे इनिशियल प्रेशर अपॉन में 2pi माइनस में pt। pt क्या है तो बोलेंगे टोटल प्रेशर, क्या है तो बोलेंगे टोटल प्रेशर, और pi क्या है तो बोलेंगे इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर। ठीक है, तो ये सवाल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी है, मैंने क्लास में भी करा रखा है। तो अगर आप सारे के सारे रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर गैसियस फेज में हो बेटा, तो आप इस फॉर्मूले को याद करना, बशर्ते याद रखना है कि रिएक्शन ऐसा होना चाहिए, सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, और जो एक रिएक्टेंट और दो प्रोडक्ट होने चाहिए, जो मैंने यहां लिखी हुई है बेटा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मैंने आपको सिखा दिया है। उसी पॉइंट में अरहेनियस इक्वेशन क्या करता है, इट रिलेट्स रेट कांस्टेंट विद टेम्परेचर। कैसे, तो ये याद करेंगे, k बराबर a इंटू में e की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, जहां पर ई ए क्या है तो बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, क्या बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। टी क्या है बेटा बोलेंगे टेम्परेचर इन केल्विन, ए क्या है बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या अरहेनियस कांस्टेंट, के क्या है बोलेंगे रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक है बेटा, केल्विन है। तो क्या हुआ, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर को रिलेट करने का काम किसने किया, अरहेनियस इक्वेशन। तो पहला अरहेनियस इक्वेशन का ये फॉर्मूला आप याद करोगे। दूसरा मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखना जरा,
अगर मैं log लूं तो ये आप डायरेक्ट याद करो, log 10, पहले 10 में नहीं, पहले e बेस में लिखते हैं। मान लो अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने, k बराबर a e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अगर मैं log लूं तो ln k बराबर ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को लिखोगे ln k बराबर ln a माइनस का ई ए अपॉन आर टी, पावर नीचे आ जाएगा और ln e 1 हो जाता है। तो आप दूसरा फॉर्मूला अरहेनियस इक्वेशन का ये याद करोगे। मैं तो कह रहा हूं इसको कम प्रायोरिटी में रखो, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये याद करना। log बेस e में तो लिखेंगे log 10 k बराबर log 10 a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 इंटू में r इंटू में t। तो ये आपका दूसरा जो फॉर्मूला है, जो मुझे लगता है कि अरहेनियस इक्वेशन का आपको याद करना चाहिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल मैंने अभी अभी क्लास में भी कराए ऑफलाइन में, तो ये आपको याद करना चाहिए। बस आपको छोटी सी बात याद रखनी है, कुछ स्पीड ब्रेकर पॉइंट है, कुछ स्पीड ब्रेकर मतलब मेरा बना हुआ स्पीड ब्रेकर पॉइंट है जहां पे आपको ध्यान रखना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में कैलकुलेट करना हो या किलो जूल में गिवन हो तो आर की वैल्यू पुट करोगे 8.314 इंटू 10 की पावर माइनस 3। और अगर ई ए की वैल्यू अगर आपको जूल में पुट करना हो या जूल में कैलकुलेट करना हो तो आर की वैल्यू पुट करोगे 8.314। बेटा ध्यान रखना, मेरा एक कैलकुलेशन है 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 जो है वो होता है 19.1 के करीब। जब न्यूमेरिकल करोगे तो इन दोनों की वैल्यू क्या लिखेंगे, 8.314 यहाँ आएगा, 2.3 तो इसको 19.1 लिख देना डायरेक्ट। तो इससे ये सवाल हो जाएंगे। बस एक और रह गया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला लोग याद करते हैं अरहेनियस इक्वेशन का, log 10 k2 अपॉन में k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 इंटू में r मल्टीप्लाई t2 माइनस t1 अपॉन में t1 इंटू में t2। ये फॉर्मूला आप बहुत बार न्यूमेरिकल किए होंगे, पक्का करके जाना। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल पक्का आएंगे, हर एग्जाम में आता है बेटा। अरहेनियस इक्वेशन का सबसे फेमस फॉर्मूला है ना। जहां पर देखो फिर मैंने बोला ई ए अगर किलो जूल में निकालना हो, किलो जूल में, तो आर क्या पुट करोगे, बता दिया है। अगर जूल में निकालना हो तो आर क्या पुट करोगे, बता दिया है। इस बात का ध्यान रखना। फिर इन दोनों में जो 2.303 और मल्टीप्लाई बाई 8.314 जो है वो क्या है 19.1। ठीक है, टेम्परेचर को केल्विन में पुट कर लेना। और K2 अपॉन K1 हमेशा कैसे याद करोगे, देखो मैं रेट कांस्टेंट बराबर होता है, अगर जीरो ऑर्डर केस में अलग है, फर्स्ट ऑर्डर में लिख देता हूं 0.693 अपॉन में T हाफ, है ना। तो इससे भी K1 K2 निकल सकता है, जो दो T हाफ देंगे तो K1 K2 निकाल लेना। कई बार बोलते हैं भाई रेट जो है 3 टाइम्स है दूसरे का रेट 3 टाइम्स है, या पहले का दूसरा, ऐसा करके कुछ रिलेशन देंगे। तो यार जो रेट का होगा वहीं जो रेट का कैलकुलेशन होगा वहीं रेट कांस्टेंट का होगा। तो अगर आपको रेट 3 टाइम्स दिया है तो भैया K2 अपॉन K1 भी ऐसा हो जाएगा, K2 अपॉन K1 3/1। तो जो रेट का आपको रिलेशन देंगे वहीं रेट कांस्टेंट का रिलेशन होगा, तो K2 अपॉन K1 वहां से निकाल लेना। ठीक है, तो कुछ भी आपको रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो ये मेरी थ्योरी वाली क्लास थी, इसलिए मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला पढ़ाया। मैंने आपको मैंने ट्राई किया कि मैं आपको वन शॉट में, एक ही बार में एक चैप्टर जो है आसान भाषा में आपको हर टॉपिक आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूं, है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी ही हमारा ऐप लॉन्च होने वाला है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, आगे के अपडेट आपको मिलते रहे। यूट्यूब पर हमारे पास अपडेटेड रहिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, टाइम टाइम पर आपको वीडियोस मिलेंगी। और फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने अभी तीसरा चैप्टर अभी कंप्लीट किया है। जय हिंद, जय भारत।